क्या आप स्ट्रोक, पार्किंसंस, अल्जाइमर्स या फिर किसी न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम से ग्रसित हैं? क्या आपका हिप रिप्लेसमेंट, नी रिप्लेसमेंट या फिर हाथ या पैर का एम्पुटेशन हुआ है? क्या आपका बाईपास या सर्जरी हुआ है? तो आइए वयोधा वेलनेस, जहां अमेरिकन पद्धति में प्रशिक्षित डॉक्टर रवि वानखेड़े द्वारा आपकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। वयोधा वेलनेस द्वारा आयोजित एक दिवसीय मोटापा प्रबंधन यूनिक कैंप दिनांक 23 जुलाई 2017, समय सुबह 8 बजे से दोपहर 3 बजे तक। स्थान झुनझुनवाला हॉस्पिटल, रेणुका माता मंदिर के पास, सेंट्रल एवेन्यू, नागपुर। जीवन शैली में आदर्श परिवर्तन के लिए अमेरिका से वापस आए डॉक्टर रवि वानखेड़े और उनकी टीम द्वारा एक सकारात्मक कार्यक्रम का आयोजन। 9730938371। रजिस्ट्रेशन फीस 500 रुपए प्रति व्यक्ति। नमस्कार, द एनवी शर्मा शो में आप सभी का स्वागत है और मैं ही हूं वो एनवी शर्मा। अगर देश में कोई स्पोर्ट है तो वो है क्रिकेट, और वो क्रिकेट को एक धर्म के बराबर माना जाता है। अगर वाकई में अगर ये क्रिकेट एक धर्म है और एक रिलीजन है उसको, और इसके कई सारे गॉड्स है, तो उसको लेकर हाल ही में जो कोच को लेकर जो धांधली हुई है या कहिए एक फियास्को हुआ है, वो क्या है, इसके बारे में अधिक जानकारी हासिल करने के लिए हमने बुलाया है आज के कार्यक्रम में टीम इंडिया के एक्स टीम मैनेजर श्री राजन नायर। वैसे राजन नायर तो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन फिर भी मैं समझता हूं कि विदर्भ के लिए और ख़ासकर स्टेट के लिए इन्होंने जो काम किया है ऑफ द फील्ड, ये वाकई सराहनीय है, और इसके लिए ही नीड्स अ बिग कॉम्प्लीमेंट। सर, कॉम्प्लीमेंट्स टू यू एंड वेलकम टू द शो। थैंक यू एंड गुड इवनिंग और नमस्कार। सर, मैं जैसे बता रहा था कि इंट्रोडक्शन में कि कोच सिलेक्शन को लेकर जो इतनी बड़ी धांधली हो गई है, इतना एक हाइप सा क्रिएट हो गया था और अल्टीमेटली कुछ और वो हमने रिजल्ट देखा। क्या आपको नहीं लगता कि एक फिल्म अगर बनती है तो शायद उसमें मनमोहन देसाई कहिए या फिर एल्फ्रेड हिचकॉक कहिए या चार्ली चैपलिन कहिए, बिकॉज चार्ली चैपलिन का नाम इसलिए लिया क्योंकि एक स्लैपस्टिक कॉमेडी जैसा भी कुछ हद तक हो गई इसमें। तो व्हाट आर योर व्यूज़ ऑन दैट? वेल, जहाँ तक आपने इसको कहा कि एक धांधली, तो मैं इसको धांधली तो नहीं मानूंगा। जहाँ तक हो कि हिंदुस्तान में जहाँ तक क्रिकेट का सवाल उठता है, एक रिलीजन जरूर है, एक धर्म जरूर है, बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज ए कोच इज़ अ कोच एंड ही रिमेन्स अ कोच फॉर द टीम, बिकॉज जिस लेवल पे इंटरनेशनल क्रिकेट खेला जाता है और जिस लेवल पे इस कोच की आवश्यकता है, तो बेसिकली फॉर मी ये स्टेज में क्रिकेटर पहुंचने के बाद में उनको सिर्फ फाइन ट्यूनिंग की आवश्यकता है और मैन मैनेजमेंट की आवश्यकता है। मैं ये नहीं समझता हूं कि अंडर 19 या अंडर 16 के जो बच्चे होते हैं क्रिकेटर्स, अपकमिंग ग्रोइंग, उनको कुछ खास कोचिंग उनको ज़रूरत है, और जो ऑलरेडी वनडे खेलते हैं, T20 खेलते हैं या टेस्ट मैचेस खेलते हैं, इनके लिए एक फादर फिगर या कहे आप फाइन ट्यूनिंग या मैन मैनेजमेंट स्किल की ज़्यादा ज़रूरत है रादर देन ए कोच। जी, आपने बिल्कुल सही फरमाया, लेकिन मैं धांधली इस सेंस में बोला था मैंने कि जैसे आमतौर पर देखा गया है कि कुंबले एक बहुत रेप्यूटेड क्रिकेटर है, ही इज़ एन इंटेलिजेंट मैन एज फार एज क्रिकेट इज़ कंसर्न, और उससे आपको क्या तकलीफ हो गई थी जिस वजह से आपको इन हरी ये सब रिप्लेस करना, जबकि ही वॉज सेलेक्टेड टिल 2019, अचानक एक साल में वो रिज़ाइन कर देते। डिफरेंसेस बिटवीन द कैप्टन एंड द कोच, ये सारी बातें ऊपर आती है प्रेस में, लेकिन क्या आपके टाइम पर, जैसे आप भी टीम मैनेजर रह चुके हैं, ड्रेसिंग रूम का एटमॉस्फेयर देखा है आपने, तो क्या उस समय कैप्टन और कोच में इतनी अनबन सी नहीं होती थी? तो आपको कहीं ऐसा लगता नहीं कि कैप्टन आजकल को ज़्यादा डिमांडिंग हो गया है? मैं सिर्फ ये नहीं कहूँगा कि कैप्टन डिमांडिंग हो गया है, मैं तो ये बोलूँगा आज हमारे फैंस डिमांडिंग हो गए हैं। हमारे क्रिकेट के जो चाहने वाले हैं वो ज़्यादा डिमांडिंग हो गए। हिंदुस्तान की टीम जब भी खेलती है, वेदर इट इज़ प्लेइंग इन इंडिया और अब्रॉड, हम चाहते हैं कि हम ही जीतें, और जब टीम जीतती है तो उन्हें सर पे चढ़ाया जाता है। जब टीम हारती है तो एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट को नज़रअंदाज करके जिस तरीके से उन्हें हम उनका नाम, उनके बारे में जो चर्चा होती है दोनों जगह पे, एक तो ऑफ द फील्ड या कहें मीडिया में उनका जिक्र होता है, तो मुझे बड़ा अफसोस होता है
कि एक स्पोर्ट को कंपटीशन लेवल पे ठीक है, बट बियॉन्ड ए पॉइंट उसको स्ट्रेच करना जरूरी नहीं है। इसीलिए हमें थोड़ा मैच्योर्ड स्टैंड लेना जरूरी है और हमारे फैंस को भी थोड़ा उस हिसाब से मैच्योर्ड रहना चाहिए। जी, और क्योंकि ये देखा अक्सर इंडिया में ये सब होता है, या कहिए एट द मोस्ट पाकिस्तान में भी ये होता है बिल्कुल, लेकिन बाकी कंट्रीज में जैसे साउथ अफ्रीका अगर हार गई तो ठीक है, दे ट्राई टू अंडरस्टैंड कि क्या वहाँ कॉम्प्लेक्सिटीज आई थी जिस वजह से टीम हारी, और उनको एक टैग भी दे दिया गया, चोकर्स टैग वगैरह। आपको नहीं लगता कि इंडिया में भी कुछ इस चोकर्स टैग की बात जो कह रहा हूँ मैं, वैसे तो चोकर करके इंडिया को टैग तो मेरे को नहीं लगता कोई दे पाएगा, क्योंकि हमारी जो लास्ट 2-3 साल में जो परफॉर्मेंस है वो रीजनेबली गुड है। और जहाँ तक टेस्ट में या बाकी भी एरियाज में जैसे वनडे हो या जो भी T20 हो, हम रियलिस्टिकली देखें तो फेयरली कंसिस्टेंट है कंसीडरिंग बाकी टीमों के हिसाब से। जहाँ तक आपने साउथ अफ्रीका की कंपैरिजन किया है, यस, साउथ अफ्रीका जो उनकी पोटेंशियल थी उस हिसाब से उन्होंने अभी भी कोई भी आईसीसी चैंपियनशिप ट्रॉफी जीता नहीं है, जबकि इंडिया ने पिछले 3-4 साल में कुछ ट्रॉफीज हमारे किटी में है। और जहाँ तक आपने कहा कि हमारे जो खिलाड़ी हैं वो खिलाड़ी लोगों को जिस ज़रूरत है, जो ज़रूरत है वो जब इंडियन सब कॉन्टिनेंट में खेलते हैं तो उनका परफॉर्मेंस, और जब इंडियन सब कॉन्टिनेंट के बाहर खेलते हैं, इस परफॉर्मेंस में आप जो डिफरेंस देखते हो वो उसी में समझ में आता है कि हमारी लेवल क्या है। जी, व्हाई दिस डिफरेंस? हु इज टू बी ब्लेम्ड? कोच, कैप्टन, प्लेयर्स, मैनेजमेंट? क्या आखिर ये बात क्या हो जाती है? जैसे आपको अगर याद है कि कुछ वेस्ट इंडीज से हम लोग एक लोली प्लेस टीम माना जाता था, बांग्लादेश से हारे हम लोग, सेमीफाइनल्स हम हार गए, हाल ही में चैंपियंस ट्रॉफी में हम हार गए हम। तो ऐसी क्या वजह है कि अचानक यू परफॉर्म वेरी वेल एंड अचानक यू गो डाउन? वेल, एज फार एज यू हैव मेंशन चैंपियंस ट्रॉफी, या वो आप वेस्ट इंडीज़ का वन ऑफ T20 मैच कह रहे हैं, तो अब देखिए वनडे में तो हमने उनके अगेंस्ट में 3-1 जीत गए सीरीज़, पर T20 वन ऑफ जो थे वो हमने काफ़ी बुरी तरह से हारा, और चैंपियंस ट्रॉफी भी हम हारे। और अगर आप देखिए उसके पहले भी वेस्ट इंडीज़ के साथ में हमने वर्ल्ड कप में, T20 वर्ल्ड कप में इंडिया में सेमीफाइनल में हारे। तो ये क्या होता है कि जहाँ तक हम लोग इंडिया के बाहर खेलते हैं, तो मैंने आप पहले ही कहा कि वेरिंग सब कॉन्टिनेंट कंडीशंस, इंडिया के बाहर हमारा परफॉर्मेंस हर वक्त क्वेश्चन मार्क होता है। जी, यही मेरा सवाल था, व्हाई? देयर आर 2 रीजंस फॉर इट। देखिए, हमने आज तक हमारे यहाँ की पिचेस, ये जो पिचेस हम लोग जिस पिचेस पे खेलते हैं, ये तो जहाँ तक वनडे क्रिकेट हो या T20 क्रिकेट हो, ये हम बैटिंग पैराडाइज विकेट बनवा लेते हैं। ये दूसरे देश में भी होता है, पर हमारे देश के पिचेस में बैटिंग पैराडाइज है और उसमें बाउंस नहीं होता है। तो जब विकेट पे उछाल नहीं रहती है तो हमारे बैट्समैन बहुत कंफर्टेबल होते हैं खेलने के लिए। और जहाँ तक हम जब आउटसाइड द सब कॉन्टिनेंट खेलते हैं, वहाँ अभी जैसे आपने इंग्लैंड में देखा था चैंपियंस ट्रॉफी में, तो बॉल वहाँ पर पहले 3 ओवर में आमिर ने मूवमेंट के ऊपर हमारे बैट्समैन को आउट कर दिया, खेल वहीं ख़त्म हो चुका था। बट हमारी डेप्थ बैटिंग की, हम जिसके बारे में बहुत बातें करते हैं, वो डेप्थ हमारी वहाँ एक्सपोज हो गई। आप अगर इसके बाद फिर वापस आते हैं वेस्ट इंडीज़ में, तो देखिए वेस्ट इंडीज़ में हम 3-1 मैच सीरीज़ जरूर कंफर्टेबली जीते, उसमें भी एक मैच जो हम हारे वो भी पिचेस के ऊपर में बॉल में बाउंस था, जिसके वजह से हमारे बैट्समैन एक्सपोज हो गए। और हम हर वक्त 3 बैट्समैन टॉप 3-4 के बारे में बात करते हैं, और नीचे के बैट्समैन लोगों ने टेस्ट मैचेस में इंडियन कंडीशंस में टॉस जीत के बैटिंग करने के बाद जो फर्स्ट यूज़ ऑफ विकेट था उसमें हमने परफॉर्म अच्छा किए। बट आप अगर इसी को जब वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट T20 भले 20 ओवर का खेल था, पर जहाँ पर विकेट में जान थी और उनके पेस बॉलर्स ने दे बेंट देयर बैक, रिस्ट्रिक्टेड आफ्टर ए गुड ओपनिंग स्टैंड, इंडियंस को लेटर सेकेंड हाफ में उन्होंने रोक के रखा, और जब उनकी बैटिंग का सवाल आया तो उन्होंने हमारे स्पिनर्स की धज्जियां उड़ा दिया। कभी आपने सुना था कि 12 छक्के किसी बंदे ने? मैं तो चाहता हूँ T20 या वनडे क्रिकेट में भी 12 छक्के मारना ये एक फिनोमिनल रिकॉर्ड है, और ये बंदे ने दूसरा सेंचुरी मारा था। जो आप पहले बार देखोगे तो T20 में उन्होंने फ्लोरिडा में भी इंडिया के अगेंस्ट 49 बॉल्स में सेंचुरी बनाया था, और आज फिर से उन्होंने रिपीट किया है। क्या इंडिया की फेम्ड बैटिंग साइड, जिसमें
सो कॉल्ड दिग्गज बैट्समैन है, क्या वो सेंचुरी नहीं बना सकते थे? या उसमें से एक भी बैट्समैन ने 50 रन नहीं किया? हम लोग वी आर ऑब्सेस्ड विथ स्टैटिस्टिक्स एंड बिग मैच में हमको खेलना है। जी, आपने बिल्कुल इतनी बड़ी बात को एक अच्छे लाइन में समराइज किया है कि वी आर नॉट एडेप्ट इन बैटिंग अंडर डिफरेंट कंडीशंस, फॉरेन कंडीशंस, जैसे वहाँ पर बाउंसी पिचेस होते हैं और यहाँ फ्लैट पिचेस होते हैं, इस वजह से हम लोग यहाँ पर सक्सेसफुल हो पाते हैं। लेकिन सर मेरा सवाल ये है कि पहले BCCI एक यूनिट हुआ करता था जिसमें सिलेक्शन प्रोसेस वगैरह सब होता था, टीम मैनेजमेंट, सिलेक्शन, एवरीथिंग। आजकल आपको नहीं लगता टू मेनी कुक्स स्पॉइल द ब्रॉथ? तो वैसे यहाँ पर आपके पास BCCI तो एडमिनिस्ट्रेटिव, बाद में COC भी है, CAC भी है, और ये डिफरेंट मेंटालिटीज़ के जो प्लेयर्स या मैनेजमेंट ऑफिसर्स बैठे वहाँ पर, तो एक खिचड़ी पक जाती है जिस वजह से इट एंड्स इन अ फियास्को। Well, I appreciate your terminology of too many cooks spoil the soup. Unfortunately, we are going through a very difficult period in Indian cricket. जबकि हमारे यहाँ लोढ़ा कमेटी की रिफॉर्म्स ड्यू टू सम अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस जो हुई है, तो जब वो सिस्टम आया तो उसके वजह से क्या हो गया कि नाउ एस्टैब्लिश्ड एडमिनिस्ट्रेटर्स आर रिलक्टेंट टू लीव द ऑफिस। नाउ सम ऑफ द टॉप former players were also directly, indirectly associated with both IPL as well as Indian cricket. Now here the question लोढ़ा कमेटी का conflict of interest आ गया। अब इसके अलावा मॉडर्न डे प्लेयर्स की रिक्वायरमेंट्स बहुत सारी बढ़ चुकी है जो पहले जैसे नहीं रहे हैं। अब इवन द एडमिनिस्ट्रेटिव साइड में देखिए, एक्टिंग प्रेसिडेंट है, एक्टिंग सेक्रेटरी है, और अभी तक स्टेट यूनिट्स का इम्प्लीमेंटेशन जो लोढ़ा कमेटी की रिफॉर्म्स चाहती थी वो हुई नहीं है। सो देर इज अ लॉट ऑफ अनसर्टेनिटी प्रिवेलिंग इन द प्रेजेंट सिचुएशन। सो दिस हैज सीरियसली affected the administration of the game. Thereby, it has percolated down and it has seriously affected the working of the Indian cricket. बिल्कुल सही कहा आपने। मैं इसलिए सवाल उठाया मैंने क्योंकि खिचड़ी, और वो भी इसलिए बोला मैंने क्योंकि क्रिकेट एडवाइजरी कमेटी जो है, क्रिकेट साइड, वो उन्होंने एक टीम मीटिंग ली और उन्होंने फिर 5 कोचेस को का इंटरव्यू भी लिया। सचिन तेंदुलकर वो आया, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जुड़े, सब कुछ हुआ, और इसमें से उन्होंने शास्त्री को सेलेक्ट कर लिया था। लेकिन गांगुली डेफर कर गए, उन्होंने कहा कि ठीक है हम इसको अभी और होल्ड पे रखते हैं और बाद में कोहली से भी बात कर ले। अचानक दूसरे दिन BCCI अपना COA का एक आता है कॉल और कहते हैं नहीं आज के आज अनाउंस कर दो ये जो कोच जो आपने सेलेक्ट किया है। तो ये यहाँ जो एक खिचड़ी सी पकती है तो कुछ आपको फिशी नहीं लगता है? आखिर व्हाई वाज दैट हरी? नो, आई विल टेल यू, सी लोढ़ा कमेटी के इम्प्लीमेंटेशन को COA इम्प्लीमेंट करना चाहता है इन टोटल। Now there is a lot of reservation on various issues. Now मैंने आपको क्या कहा, एक्टिंग प्रेसिडेंट, एक्टिंग सेक्रेटरी है, so they also are reluctant to go beyond their brief. और जब COA ने कह चुका है कि आपको ये डेट शेड्यूल दिया है, अगर किसी को पसंद नहीं था या पसंद है तो ये वो प्रोसेस चालू करने के पहले उनको आपस में तय कर लेना चाहिए था, rather than after the process is over and the selection process is over. Where was the need of discussing this after the process? Yes. When they know that it has to be cleared by the captain, they should have taken the views of the captain who was holidaying in New York. They should have asked him, why gentlemen we are going to select XYZ and what is your opinion? Yes, सर यहाँ पर मैं आपको इंटरप्ट करना चाहता हूँ। 2 बातें फिर यहाँ उठता है बिल्कुल। नंबर 1 कि अगर कोहली को कांटेक्ट करना ही था, जैसे सचिन तेंदुलकर वीडियो कॉन्फ्रेंस जुड़ा, तो वैसे कोहली को भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जोड़ के वहीं के वहीं डिस्कस कर लेते। एक नंबर 1। नंबर 2, क्या कोहली का वहाँ इंटरफेरेंस ज़रूरी है? बिकॉज उसको बोले कि भाई ये टीम दिया आपको, ये कोच दिया आपको, इनको मैनेज करना है, जैसे पहले केस में होता था, राइट फ्रॉम पटोड़ी या उसके पहले भी जो होता था। तो वी डोंट गो इनटू दोज डिटेल्स, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ कि कोहली को इन्वॉल्व करना ज़रूरी था क्या? जब आप बैठे, अगर इन्वॉल्व करना ज़रूरी ही था तो फिर बाद में ये CAC की ज़रूरत ही क्या थी? नहीं, ये CAC की ज़रूरत उनके हिसाब से नहीं है। CAC वॉज अपॉइंटेड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया after they gave a judgment that they have to implement certain reforms in the BCCI, and that is why they were brought in to ensure that all the reforms stated by Supreme Court needs to be applied and formulated
and taken note of and implemented by the various state associations. Unfortunately, this has not happened. So this has created a sort of confusion, as well as there is a lot of fluidity going on in because of all this. Hence, there is a problem, and this has been further aggravated by such decisions which has been criticized at various quarters. सर, आप भी इंडियन टीम के मैनेजर रह चुके हैं, तो ड्रेसिंग रूम एटमॉस्फेयर में कोच और कैप्टन के बीच में एक समन्वय, एक कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी है, हर जगह ज़रूरी भी है। लेकिन क्या रिसेंटली ऐसी कौन सी बात आ गई कि अगर अनिल कुंबले को हेडमास्टरली एटीट्यूड, ये वर्ड यूज़ किया गया है, तो ये कहाँ तक सही है बीइंग अ स्पोर्ट्स पर्सन? वेल, ये जो टर्मिनोलॉजी जो यूज़ किया है, ये तो कुछ बड़ा encouraging साइन नहीं है जी, और वो भी फ्रॉम फॉर अ रेप्यूटेड पर्सन लाइक कुंबले। नाउ एज फार एज कुंबले इज कंसर्न, वेल वी नो ही इज अ स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनेरियन, और आप ये मान के चलिए कि जैसे जैसे डिफरेंट इरा का क्रिकेट होता है, आज मॉडर्न इरा के क्रिकेट में जो यंगस्टर्स होते हैं उनकी विचारधारा और एक जनरेशन की पहले विचारधारा में भी काफ़ी बदलाव आ चुका है। इसलिए मैं समझता हूँ कि वेल, द टर्मिनोलॉजी यूज्ड मे नॉट बी वेरी encouraging, बट सर्टेनली आई टेल यू कि डिसिप्लिन इज द की वर्ड एंड वॉच वर्ड हियर। डिसिप्लिन तो होना चाहिए, सेलेक्टर कोई भी हो, कोच कोई भी हो, द रिस्पेक्ट हैज़ टू बी गिवन, रिस्पेक्ट हैज़ टू बी टेकन। अनफॉर्चुनेटली there is some sort of confusion, because whatever we have read through the media as well as understood from certain quarters, that there was not a very great rapport between the captain and the coach. Unfortunately, I do not understand that both of them in their own right are fantastic cricketers in their own right. One is past, one is present. But I have a big question mark here. When we have three legend cricketers, former cricketers, who have been appointed by the COA to look after and to select a coach, I am surprised that even an informal discussion between the three legends of the game with the captain and the coach, I think that would have diluted the situation in a much better manner than making it public, and then, well, the rest is for you to judge. सर, शुरू में मैंने कहा थोड़ा फियास्को, थोड़ी स्लैपस्टिक कॉमेडी टाइप हो गई, वो इसलिए कहा मैंने क्योंकि नंबर एक, मंडे को अनाउंस होता है कि कोच कौन है, मतलब मीटिंग में तय हो जाता है, और मंडे इवनिंग को विनोद राय जी बोलते हैं कि आपको डिक्लेयर करना है, लेकिन ट्यूसडे आफ्टरनून तक उसको होल्ड अप करते हैं और बाद में प्रेस को लीक हो जाता है, एंड बाद में शास्त्री अनाउंस। तो ये आपको नहीं लगता कि भाई प्रोफेशनलिज्म कहीं भी नहीं रहा यहाँ पर, और बाद में अचानक ये हो गया? ये एक बात। सेकेंडली, आप देखिए कि रवि शास्त्री की तरफ आपको नहीं लगता कि एक गुगली फेंका गया है, क्योंकि उसको बोला यू आर द हेड कोच, लेकिन ये बैटिंग कंसल्टेंट राहुल द्रविड़ रहेगा और ये बॉलिंग कोच ये रहेगा, जहीर खान रहेगा, तो मतलब कहीं क्रैम्प नहीं कर दिया उसको आपने? वेल, मुझे तो इस पे ये एक्सेप्ट नहीं करूँगा कि मैं इसको कहीं क्रैम्प किया है। मैंने सबसे पहले स्टार्टिंग में आपको कहा था कि क्रिकेट कोच एट दिस लेवल इज़ अ मैन मैनेजमेंट स्किल, एंड वेल नोइंग रवि शास्त्री एज अ पर्सन, he has got the acceptability from all the players what it appears, and he being a former India captain and being a cricketer of some repute and a knowledgeable administrator and a commentator, he has got the flair to tackle the modern day players. Number one. Number two, as far as the other support staff is concerned, जहाँ तक जहीर खान की बात हुई, well, Zahir Khan is an experienced fast bowler and he has got the skill. अब भरत अरुण ऑलरेडी इंडियन टीम के बॉलिंग कोच हैं, तो मैं नहीं समझता हूं कि जहीर खान हैज बीन इम्पोज्ड, ही मे बी रिप्लेसिंग भरत अरुण, यू नेवर नो। अब दूसरी बात हुई है जहां तक राहुल द्रविड़ की, राहुल द्रविड्स क्रेडिबिलिटी इज इम्पेकेबल, उनके जैसा बैटिंग में बहुत एसेट भी है और ही इज़ अ वेरी नॉलेजेबल क्रिकेटर। सो मैं समझता हूं कि उनको जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में उनको जो आईपीएल से हाथ धोना पड़ा दिल्ली डेयर डेविल्स के कोच के हिसाब से,
तो उन्हें जूनियर इंडियन टीम का कोच 10 महीने के लिए पहले दिया था, 2 महीने वो करते थे आईपीएल में। ना उसको उन्होंने आईपीएल से हटा के उन्होंने फुल टाइम कोच यहाँ पर अपॉइंट किया। अब जब वो फीडर सिस्टम में बैठे हैं, जहाँ से अंडर 19, 22 से टेस्ट क्रिकेट में या वनडे क्रिकेट के सीनियर टीम में बच्चे आते हैं, तो एक कंटिन्यूटी मेंटेन होती है। दूसरी बात, उनकी जो एक्सपीरियंस, नॉलेज ऑफ वेरियस पिचेस और उनका परफॉर्मेंस खुद का दूसरे देशों में आउटसाइड द सब कॉन्टिनेंट काफ़ी बेहतरीन रहा है। तो मैं ये समझता हूँ ही विल बी एन एसेट, एंड उनको साथ में बीसीसीआई कॉम्पनसेट भी कर रहा है कि जो अगर उनका कुछ लॉसेस होते हैं आईपीएल के 2 महीने के कॉन्ट्रैक्ट से, आई थिंक BCCI had played their cards very well, and Rahul Dravid is very fortunate, and we are very fortunate, that is the cricketers who are going to be seriously benefited, because Rahul का जो input already दिख रहा है इंडियन टीम में, it is amazing. जी सर, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरीवन, संजय बांगर एक इतने अच्छे बैटिंग कोच थे अभी तक, अचानक इनको साइड ट्रैक कर दिया गया है और राहुल द्रविड़ हैज बीन रोप्ड इन, तो व्हाट हैपेंस टू संजय बांगर? No, I disagree. He has not been sidetracked. Sanjay Bangar will be a full-time batting coach. Rahul Dravid is a batting consultant, off and on, because Rahul Dravid is already going to South Africa. He is also, one of the Indian team is going to Malaysia. So he has to coordinate between those junior teams. His input is only required off and on. So there will not be much of conflict or hassle, because continuously Mr. Sanjay Bangar will be associated with the team. Off and on, as and when required, Rahul Dravid will be consulted. सर, ओवरऑल एक और रिव्यू करते हैं हम लोग, जैसे महेंद्र सिंह धोनी, युवराज सिंह, दे आर पास्ट 30, 35 भी हो गए हैं, तो हाउ फेयर इज इट टू कंटिन्यू इन द टीम? ये बातें कई बार हम सुन चुके हैं कि भाई एज लॉन्ग एज ही इज ऑन द गो, चल रहा है, फिजिकली फिट है एंड ऑल दैट। कुछ प्लेयर्स तो 38, 40 तक भी खेले, ये बात अलग है, लेकिन अगर आप वहाँ अड़ के बैठ गए हो और एक न्यू कमर का चांस मारा जा रहा है स्किल में, तो व्हाट आर योर व्यूज ऑन इट? I have a very different view on this. अगर आप महेंद्र सिंह धोनी की बात करते हैं, तो मुझे ऐसा कोई भी क्रिकेटर बता दीजिए जूनियर में जो महेंद्र सिंह धोनी से बहुत ज़्यादा फिट है। ये तो मेरा सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है। ही इज़ अ पैराट्रूपर, ही इज़ एन आर्मी मैन नाउ फॉर लास्ट ए कपल ऑफ ईयर्स. ही हैज़ रिसेंटली डन ऑल दी पैराशूट जंपिंग. He still runs brilliantly between the wickets. His knowledge of the game on the ground is impeccable. Is there anybody else who can master him as far as his not only knowledge and experience on the game? He has won us several trophies. His batting record is still outstanding. His wicket keeping is par excellence. If you ask me to compare, I will be hesitant to compare, but tell me who is the best wicket keeper after him at the moment. Number one. Number two, as far as we always compare. हम कंपैरिजन किसके साथ करते हैं? हम कंपैरिजन 2 इनिंग पहले खेला हुआ या 2 साल पहले खेला हुआ महेंद्र सिंह धोनी से कंपेयर करते हैं. क्या मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता हूं कि ऐसे कितने क्रिकेटर हैं इस टीम के अंदर में जिन्होंने सिंगल हैंडेडली एक इंडियन टीम को टाइटल जिताया है? 2011 में महेंद्र सिंह धोनी ने 3 डाउन 2 डाउन बैटिंग को आके वर्ल्ड कप इंडिया को जिताया, शेयर बैटिंग मेरिट पे. आप मुझे बताइए. लेकिन सर वो महेंद्र सिंह धोनी जिसमें एक फ्लेयर था हिटिंग के लिए वगैरह, एंड ही हैज वन अक्लेम फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड. आजकल वो जरा एक डिफेंसिव मोड में चले गए हैं, या फिर बाद में उतने रन्स को, इफ यू रिमेंबर दिस मैच रिसेंटली जो 84 बॉल्स में उन्होंने कुछ 50 वगैरह बनाया, और फिर बाद में ही स्टक टू द सिचुएशन नो डाउट, लेकिन स्लो डाउन हो गए हैं. ये आपने बिल्कुल सही कहा. आपने सिर्फ एक मैच का बात किया, उसके 2 दिन पहले उन्होंने जो रन बनाया 64 रन कम बॉल में, उसका जिक्र क्यों नहीं किया? एक मुझे आप नहीं साहब, मैं एक मैच में कभी इतने बड़े क्रिकेटर को मैं एक मैच में डिसमिस नहीं कर सकता. ही इज ट्रूली अ लीजेंड. उन्होंने जो गेम के लिए कुछ किया है वो मैं 1 और 2 इनिंग में नहीं मानूंगा. मुझे आप बताइए, शेखर धवन जी फेलियर के ऊपर फेलियर रहे थे. अभी आपने उन्हें एक सीरीज में जब अच्छा खेले वो, तो सडनली आप भूल गए.
उनको आप भूल गए। अब हम ये आपसे पूछना चाहते हैं, महेंद्र सिंह धोनी ने ऐसा कौन सा सीरीज फेल हो गया उनका, ये आप कंपैरिजन क्या करते हो? कमिंग बैक टू योर ओन व्यूज कि अगर हम लोग इंडिया में खेल रहे तो ही हम चमकते हैं और फॉरेन ऑफ शोर चले जाते हैं हम, वहाँ पर वहाँ के पिचेस को हम शायद ये नहीं कर पा रहे, कोप अप नहीं कर पा रहे, इस वजह से हमारी परफॉर्मेंसेस डाउन हो रहे। तो ये जो सीसॉ हो रहा है, यहाँ कंसिस्टेंसी की बात कर रहा हूँ मैं। आई एम नॉट अगेंस्ट महेंद्र सिंह धोनी। No, I am not trying to defend Mahendra Singh Dhoni. I am trying to defend the cricketing consistency. आप महेंद्र सिंह धोनी का ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए। अगर इंडिया के बाहर में भी उन्होंने परफॉर्म किया, अभी वेस्ट इंडीज में भी जो मैच में वो खराब खेले, उसमें नेक्स्ट बेस्ट स्कोर किसका था? और जब 5 या 6 विकेट गिरी, आप चाहते थे कि महेंद्र सिंह धोनी जाके बैट घुमा के आउट होके आ जाए और फिर से लोग क्रिटिसाइज करें कि उन्होंने रन नहीं बनाया। इवन विराट कोहली has defended Mahendra Singh Dhoni that it was a very difficult wicket to bat and yet he stuck to it. अगर वो जो कैच बाउंड्री लाइन पे पकड़ा गया, वो अगर नहीं पकड़ते और वो मैच हम जीतते, तो हमारी जो स्टोरी है ये रिवर्स होती थी। तो ये क्या है, क्रिकेट हमारे धर्म का, हमारा एक पार्ट हो गया धर्म का। हम इस मैच को जब जीतते हैं तो हम किसी को हीरो बना देते हैं, हम मैच हारने के बाद में उसको जीरो और विलन बना देते हैं। तो सबसे पहले हमारे मन में हमको ये लाना है कि हम एक स्पोर्ट्स खेल रहे हैं और वो स्पोर्ट्स तक स्पोर्ट ही रहने दीजिए, उसको डोंट गिव एनी अदर दर्जा। ये ऐसा मेरा मानना है। बिल्कुल सही कहा आपने सर। आप आए यहाँ पर, आपने इतनी इंपॉर्टेंट बातें की और इतनी नॉलेजेबल बातें की है और उम्मीद करता हूँ कि व्यूअर्स भी आपके कई सारे व्यूज से एग्री होते हैं और इस तरह होते रहेंगे। क्रिकेट विल बी अ रिलीजन फॉर अस एंड क्रिकेट विल बी अ लवेबल गेम फॉर ऑल ऑफ अस। इसमें सिर्फ एक चीज में जरूर छूट गया, आपने एक मेरे प्रश्न में, जहां तक युवराज सिंह की बात आई, युवराज हैज डन ए ग्रेट जॉब फॉर इंडियन क्रिकेट। डेफिनेटली ही हैज स्लोड डाउन विच इज वेरी मच एविडेंट, बट उसके एक्सपीरियंस के लिए उन्होंने टीम में लिया है, बट it is very, his career is definitely coming to a very quick close. Let's hope and pray that he has a wonderful life and we wish him all the best. Thank you very much sir. Thank you very much for coming on this show. धन्यवाद, it's a pleasure talking to you. Thank you. तो ये थे श्री राजन नायर जो हमारे साथ टीम इंडिया को लेकर कई सारे अच्छी बातें कर रहे थे और उनके काफ़ी सराहनीय व्यूज़ थे। और अगले कार्यक्रम में हम फिर किसी शख्सियत के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार। धन्यवाद। क्या आप स्ट्रोक, पार्किंसंस, अल्जाइमर्स या फिर किसी न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम से ग्रसित हैं? क्या आपका हिप रिप्लेसमेंट, नी रिप्लेसमेंट या फिर हाथ या पैर का एम्पुटेशन हुआ है? क्या आपका बाईपास या सर्जरी हुआ है? तो आइए वयोधा वेलनेस, जहां अमेरिकन पद्धति में प्रशिक्षित डॉक्टर रवि वानखेड़े द्वारा आपकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें वयोधा वेलनेस द्वारा आयोजित 1 दिवसीय मोटापा प्रबंधन यूनिक कैंप, दिनांक 23 जुलाई 2017, समय सुबह 8 बजे से दोपहर 3 बजे तक। स्थान झुंझुनवाला हॉस्पिटल, रेणुका माता मंदिर के पास, सेंट्रल एवेन्यू, नागपुर। जीवन शैली में आदर्श परिवर्तन के लिए अमेरिका से वापस आए डॉक्टर रवि वानखेड़े और उनकी टीम द्वारा एक सकारात्मक कार्यक्रम का आयोजन। 9730938371। रजिस्ट्रेशन फीस ₹500 प्रति व्यक्ति।